नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पे। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री बनाते बनाते हम लोग कहीं फिजिक्स को भूल गए थे, तो वापस से आते हैं हम लोग फिजिक्स की ओर। आपको पता होगा हमारा सीरीज़ किस पे बेस्ड है, तो हमारा सीरीज जो है बेस्ड है JSSC CGL, और साथ ही साथ जो भी अन्य कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें भी ये कारगर होगा, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वो है सामान्य विज्ञान से जुड़ा हुआ। और उसमें आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं यांत्रिकी, जिसको कि बोला जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का नाम सुनते ही सबको लगता है कि बहुत टफ होगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो में बने रहें अंत तक, आपको पूरा कहानी समझ में आने वाला है। मैकेनिक्स की जैसे ही बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो कोई भी पिंड, पिंड मतलब आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट, जब किसी फोर्स के कारण, फोर्स मतलब बल, उसमें मूवमेंट होगा, जैसे ही उसमें मूवमेंट हुआ तो उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं सिंपली मैकेनिक्स, यांत्रिकी। तो इसमें हम लोग देखेंगे उसी चीज़ को और स्टार्ट करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो जैसे ही आप देखते हैं पहले क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है न्यूटन के गति का पहला नियम। हम लोग सभी को न्यूटन का नाम बहुत सुने, बचपन से 6 क्लास से ही हम लोग न्यूटन के बारे में सुनते आते हैं। और न्यूटन का नियम था गति का, और कितना नियम था, तो टोटल नियम जो था वो था 3। उसमें से न्यूटन का गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन के गति का पहला नियम को एक और नाम से जानते हैं, जो कि होता है आपका जड़ता का नियम या फिर जड़त्व का नियम। जड़त्व या फिर जड़ता का नियम। अब ये होता क्या है, तो थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट में भी आते हैं हम लोग। जैसे ही हम लोग बात करेंगे न्यूटन का, तो बोलते हैं देयर आर 3 लॉज ऑफ न्यूटन। लॉज ऑफ न्यूटन, न्यूटन के 3 नियम हैं। जैसे हमारा प्राकृतिक का नियम होता है, जैसे हम लोगों का नियम होता है, उसी तरह न्यूटन का जो है एक नियम है और खासा नियम है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं 3 अलग अलग लाइंस में डिवाइड करके रखे हैं। पहला नियम न्यूटन का जो है वो बोलता है कि अगर कोई भी पिंड विराम के अवस्था में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा। अगर वो गति के अवस्था में है तो वो गति के अवस्था में ही रहना चाहेगा, जब तक कि कोई बाहरी बल उसके ऊपर कार्य ना करे, उसके ऊपर कार्य ना करे। तो ये न्यूटन का जो है पहला नियम है, और इसी से हम लोगों को पता क्या चलता है, इससे हम लोगों को पता चलता है जड़त्व का नियम। और जड़त्व जस्ट हम लोग जैसे न्यूटन का पहला नियम का बात कर रहे हैं, उसी तरह का जड़त्व होता है। जड़त्व क्या है, तो जड़त्व जो है ये अवस्था को बोला जाता है, वर्च्यू को बोला जाता है। हम लोग अगर अंग्रेजी में बोलना चाहें तो वर्च्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच एनी बॉडी वांट्स टू रेजिस्ट इट्स स्टेट। मतलब अगर वो विराम, जड़त्व का ये तो नियम हो जाएगा, अगर वो विराम के अवस्था में है तो चाहता है कि हम विराम में ही रहें, अगर वो गति की अवस्था में है तो चाहता है कि हम गति में ही रहें। तो दोनों में बहुत ज़्यादा जो है गहरा संबंध है, केमिस्ट्री है। फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री आ रहा है, तो बस हम लोगों को केमिस्ट्री के साथ बहते चला जाना है। और इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा आपका B4 बाहुबली, जड़ता का नियम या फिर जड़त्व का नियम। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति है, एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। कोई एक व्यक्ति है और वो सेंसिटिव जो है तराजू बोल दीजिए, विम बैलेंस, उस पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू का रीडिंग क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर रीडिंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। तो सपोज करते हैं हम लोग कि ये हमारा तराजू है और इसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है। ये जैसे ही अपने अंदर सांस को भरेगा तो इसका जो है वॉल्यूम, घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही घनत्व बढ़ेगा तो हमारा जो रीडिंग है वो इंक्रीज करेगा, रीडिंग भी जो है वो बढ़ने लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो रीडिंग आने वाला है तराजू का वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा लिफ्ट पे भी लगता है। आप लोगों को पता होगा लिफ्ट के अंदर कोई पर्सन खड़ा है, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो हमारा जो वजन है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो हमारा वजन जो है
वो बढ़ा हुआ महसूस होता है, लेकिन वही लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है तो हमारा वजन जो है वो घटा हुआ महसूस होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम्स में, तो आप लोगों को रखना है खासा ध्यान। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन सबको यूज करते हैं, जिसको लगता है कि हमारे हाथ से हर काम नहीं हो सकता वो वॉशिंग मशीन को लेकर चलते हैं। का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन के अंदर जो कार्य होता है, आप देखते होंगे मशीन के अंदर एक व्हील लगा रहता है, वो बार बार रोटेट होता है और उससे कपड़ा जो है साफ होता है। तो वो जो व्हील रोटेट हो रहा है वो किस सिद्धांत पे जो है आपका केंद्रित है, तो उस सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा बोलते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं हम लोग अपकेंद्रन। सपोज करते हैं, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, इस तरह से यहाँ से कोई भी बॉडी मूव कर रहा है, तो एक फोर्स इसको केंद्र की ओर खींचता है और एक जो है इसको केंद्र से दूर की ओर लेके जाता है। तो दूर की ओर जो लेके जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये किस तरह का फोर्स है, तो ये छुपा रुस्तम होता है, ये दिखता नहीं है लेकिन लगता है। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो दिखती तो नहीं लेकिन होती जरूर है, बस वही वाला सीन यहाँ पे है। तो ये हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दिखता नहीं है इसलिए इसको बोलते हैं शूडो फोर्स। और एक जो फोर्स इसको अंदर की ओर खींचता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, पीट पीट कर इसको अंदर की ओर खींच रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका सही उत्तर जो है हमारा हो जाएगा ए, अपकेंद्रन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो परंतु जिसकी दिशा, अच्छा ये उसके बारे में, ये क्वेश्चन से पहले हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मैंने एक स्टेटमेंट भी लेके आया है, उसको मैं बता रहा हूँ। यह वह प्रतिक्रिया बल है जो परिमाण में अभिकेंद्रक बल के बराबर हो परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत, अर्थात केंद्र से की ओर, मतलब केंद्र से दूर की ओर होता है। एक्चुअली में ये जो होगा सेंट्रीफ्यूगल, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया अभी, इसी को हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अब है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। नहीं पे खासा ध्यान देना है। सदिश का मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलना चाहे तो बोलते हैं वेक्टर, और सदिश का मतलब होता है दिशा के साथ। बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जिसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग गए आटा लाने और आटा लेकर आना है, हमने बोला 5 केजी आटा ले आना, तो इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है। अगर हम लोग जो है कहीं पे गए सब्जी लाने में हमने बोला कि आपको 2 केजी ये लेके आना, तो यहाँ पे दिशा का कोई रोल नहीं है। उस तरह के राशि को हम लोग बोलते हैं अदिश राशि, जहाँ पे दिशा का कोई रोल नहीं हो। अगर इसी को इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम लोग कहीं पे बात करें दिशा के साथ, जैसे आपको दिशा के साथ अगर समझना हो तो दिशा के साथ का बेहतरीन एग्जाम्पल है कि राम को मैंने कहा आप 10 मीटर जो है साउथ की ओर जाइए, तो 10 मीटर जो है वो किधर, साउथ की ओर। तो ये हमारा दिशा जो है यहाँ पे पता चला और इसको हम लोग बोलने लगे सदिश राशि। याद रखना है जब भी हम लोग आदिश और सादिश का बात करेंगे तो बहुत सारे क्वांटिटीज हैं जो कि एकदम आपको सीधा याद रखना है। मैं यहाँ पे बताते भी चलूँगा कुछ कुछ। जैसे विस्थापन, विस्थापन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और ये जो विस्थापन है ये आपका एक तरह का क्या है, तो ये आपका एक तरह का सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इसी का अदिश राशि भी होता है। अगर इसका अदिश राशि हम लोग चाहें तो इसका अदिश राशि जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका अदिश राशि आपका हो जाएगा डिस्टेंस। आपने नाम सुना होगा दूरी, दूरी इसी का अदिश राशि है। इसका भी जब हम लोग इकाई का बात करेंगे तो मीटर होता है, और नीचे वाले का मतलब दूरी का भी इकाई का बात करेंगे तो ये भी मीटर होता है। फिर उसके बाद आते हैं वेग के ऊपर। वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी एक तरह का आपका क्या है, तो ये आपका सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसका हम लोग यूनिट का बात करेंगे, ये आपका वेक्टर है, इसका अगर हम लोग यूनिट का बात करेंगे तो इसका भी जो इकाई है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड।
और इसी का अदिश राशि का अगर बात कर लिया जाए तो वो होता है स्पीड। स्पीड जो है एक तरह की आपकी अदिश राशि है, और अदिश राशि इसका भी यूनिट इकाई सेम। उसके बाद आते हैं हम लोग बल के ऊपर। तो बल का मतलब होता है फोर्स, और इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, जब हम लोग कॉन्सेप्ट को तोड़ेंगे तो वहाँ पे एक बात समझेंगे, फोर्स का यानी होता है बल, और बल जो होता है वो बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। मास मतलब द्रव्यमान और एक्सेलरेशन मतलब आपका हो गया त्वरण। तो एक्सेलरेशन जो त्वरण है वो आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। इस कारण से ये जो बल है वो भी आपका वेक्टर है, सदिश राशि है। लेकिन जब बात करते हैं आयतन के ऊपर, तो आयतन जो है ये आपका अदिश राशि हो जाएगा। यह क्योंकि आप यहाँ पे तीन ऑप्शंस को देख चुके हैं, तीन ऑप्शंस वैसे भी जो है आपके सदिश है, तो अगला जो है वो डायरेक्टली होने वाला है आपका अदिश राशि। तो इसका सही उत्तर जो है डी फॉर देवसेना, वो हो जाएगा आयतन। अगला प्रश्न जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग डेली तोड़ते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।